नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजीएस एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आज हम इतिहास में 1857 का जो स्वरूप और जो परिणाम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो आप हमारा जो पहला वीडियो है 1857 का जो विद्रोह का जो वीडियो है दोस्तों, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप वह वीडियो अवश्य देखें, जिससे कि आपका जो 1857 का जो विद्रोह का टॉपिक है वह दोस्तों क्लियर हो सके। तो आपको 1857 का जो विद्रोह का वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद में इन दोनों वीडियो को देखकर आप जो 1857 के विद्रोह का जो टॉपिक है उसको दोस्तों क्लियर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह का स्वरूप और परिणाम की चर्चा करेंगे आज हम। इससे पहले वीडियो में हमने 1857 के विद्रोह की चर्चा की थी। अब इसमें हम स्वरूप और परिणाम को देखते हैं दोस्तों। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैंने इस वीडियो में महत्वपूर्ण बातों को समाहित किया है दोस्तों, जो आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 1857 के विद्रोह का वास्तविक स्वरूप क्या था, इसके बारे में विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मत व्यक्त किए गए हैं। तो दोस्तों 1857 का जो विद्रोह है उसका वास्तविक स्वरूप क्या था, अपन पहले स्वरूप की बात करते हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण के लिए अधिकांश अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह के रूप में माना गया। तो दोस्तों अधिकांश जो अंग्रेज इतिहासकार थे उनके द्वारा यह जो 1857 का विद्रोह है, इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह के रूप में माना गया। और अनेक जो इतिहासकार हैं उनके इस संबंध में अलग अलग मत हैं। जैसे पहले हम लेते हैं जेम्स आउट्रम और हेवलॉक को। तो दोस्तों जेम्स आउट्रम और हेवलॉक जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा इस विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों का सामूहिक षड्यंत्र माना। तो दोस्तों महत्वपूर्ण है क्योंकि हम स्वरूप की बात कर रहे हैं और इसमें अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं दोस्तों। तो जेम्स आउट्रम और हेवलॉक के द्वारा इस विद्रोह के बारे में क्या कहा गया है कि यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों का सामूहिक षड्यंत्र माना जाता है। तो दोस्तों ये बात कही है जेम्स आउट्रम और हेवलॉक ने। नेक्स्ट देखते हैं अशोक मेहता। अशोक मेहता की जो पुस्तक है दोस्तों वो है द ग्रेट रिबेलियन 1857। तो दोस्तों मैंने इंग्लिश में न लिख करके हिंदी भाषा में इसको सरल किया है और आपको ये आराम से याद हो सके पुस्तकों का नाम, क्योंकि एग्जाम में लगभग पुस्तकों का नाम भी पूछा जाता है कि किस इतिहासकार की कौन सी पुस्तक है। तो अशोक जो मेहता है, अशोक मेहता की पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन 1857 जो है, उस पुस्तक में अशोक मेहता ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। तो दोस्तों जेम्स आउट्रम और हेवलॉक जो है इनके द्वारा हिंदू और मुसलमानों का सामूहिक षड्यंत्र माना
और अशोक मेहता जो थे, अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन 1857 में इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। तो दोस्तों अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग इसमें मत है, तो प्रत्येक इतिहासकार के मतों को हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, तत्कालीन ब्रिटिश सांसद बेंजामिन डिज़रेली ने इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह न मानकर राष्ट्रीय विद्रोह माना। तो दोस्तों ब्रिटिश सांसद थे बेंजामिन डिज़रेली, तो बेंजामिन डिज़रेली ने इस विद्रोह को यानी 1857 का जो विद्रोह है, इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह के रूप में न मानकर राष्ट्रीय विद्रोह माना है। तो दोस्तों जो तत्कालीन ब्रिटिश सांसद बेंजामिन डिज़रेली ने इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह न मानकर राष्ट्रीय विद्रोह माना, तो यहाँ पर जो तत्कालीन ब्रिटिश सांसद थे बेंजामिन डिज़रेली ने जो 1857 का जो विद्रोह है, इस 1857 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह न मानकर दोस्तों राष्ट्रीय विद्रोह माना है। तो दोस्तों बेंजामिन डिज़रेली का याद रखना है कि इन्होंने सैनिक विद्रोह नहीं माना है, 1857 का विद्रोह जो है इसको राष्ट्रीय विद्रोह माना है। नेक्स्ट देखते हैं, वी.डी. सावरकर ने के द्वारा अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो दोस्तों जो राइटर है उनका नाम और जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो वी.डी. सावरकर के द्वारा अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को पहली बार भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना है। तो दोस्तों वी.डी. जो सावरकर इतिहासकार थे, वी.डी. सावरकर के द्वारा अपनी जो पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इस पुस्तक में इस जो विद्रोह है 1857 के विद्रोह को पहली बार भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना है। तो दोस्तों कौन से इतिहासकार ने किस पुस्तक में इस 1857 के जो विद्रोह है इसको क्या माना है, ये आपको अवश्य याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो दोस्तों राइटर का नाम और पुस्तक का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इस पुस्तक में उन्होंने सैनिक विद्रोह के रूप में माना है, यानी जो 1857 का जो विद्रोह है, इस विद्रोह को आर.सी. मजूमदार ने सैनिक विद्रोह के रूप में माना है। कौन सी पुस्तक में? द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो दोस्तों मैंने इसको हिंदी में लिखा है, जो भी पुस्तक है पुस्तक का नाम मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आपको आसानी से याद हो सके। और दोस्तों ये जो मैं स्रोत लेकर आया हूँ ये शायद आपको गाइडों में नहीं मिलेंगे, तो दोस्तों आपके लिए ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो आप इनको ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने लिखा है कि 1857 का तथाकथित स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो दोस्तों उन्होंने यानी आर.सी. मजूमदार ने लिखा है कि 1857 का जो तथाकथित जो स्वतंत्रता संग्राम जो है वो न प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। दोस्तों तो ये बात आर.सी. मजूमदार ने
कही है अपनी पुस्तक द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एस.एन. सेन ने इस विद्रोह का इतिहास सरकारी इतिहासकार के रूप में लिखा है। एस.एन. सेन की बात कर रहे हैं दोस्तों, एस.एन. सेन की बात कर रहे हैं। एस.एन. सेन ने इस विद्रोह का जो इतिहास है वो सरकारी इतिहासकार के रूप में लिखा है और उन्होंने इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम में ही माना है, यानी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में ही इन्होंने माना है। तो दोस्तों एस.एन. सेन ने 1857 के विद्रोह को क्या माना है, एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में ही इस विद्रोह को माना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एस.एन. सेन ने अपनी पुस्तक का टाइटल 1857 रखा। तो दोस्तों राइटर जो एस.एन. थे, एस.एन. सेन ने अपनी जो पुस्तक है उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उस पुस्तक का जो टाइटल है वो भी 1857 ही उन्होंने रखा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एस.बी. चौधरी। एस.बी. चौधरी की पुस्तक है द सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी, द सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी। और एस.बी. चौधरी ने इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में ही माना। तो दोस्तों एस.एन. सेन ने भी 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में माना है और एस.बी. चौधरी ने भी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में ही माना है। तो दोस्तों पुस्तक का नाम आपको अवश्य याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, किंतु अब अधिकांश भारतीय इतिहासकार और राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा इस विद्रोह को भारतीयता का संग्राम के रूप में ही माना जाता है। तो दोस्तों 1857 का जो ये विद्रोह है, इस विद्रोह को अधिकांश भारतीय जो इतिहासकार है उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा इस विद्रोह को भारतीयता का संग्राम के रूप में ही माना है। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक, दोस्तों पुस्तक का नाम आपको अवश्य याद होना चाहिए, द इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल में इस विद्रोह के स्वरूप के बारे में लिखा है कि 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर एक बहुत बड़ी क्रांति था। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल में इस जो विद्रोह है, इस विद्रोह के स्वरूप के बारे में लिखा है कि 1857 का जो विद्रोह है वो सैनिक विद्रोह न होकर एक बहुत बड़ी क्रांति था। ये बात किसने कही है दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कही है कि यह जो 1857 का जो विद्रोह है यह सैनिक विद्रोह न होकर एक बहुत बड़ी क्रांति है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में ही अब देखिए दोस्तों, ये तो देखा हमने 1857 की जो क्रांति है, विद्रोह है, उसका स्वरूप। अब देखते हैं विद्रोह के परिणाम, देखते हैं कि विद्रोह के क्या परिणाम रहे। तो प्रथम परिणाम देखते हैं कि इस विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। तो दोस्तों जो विद्रोह हुआ था, विद्रोह होने से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और इस विद्रोह के बाद में जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया था? समाप्त हो गया था और भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट के हाथ में आ गया था। और जो भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश सम्राट के शासन के हाथों में आ गया था। तो दोस्तों विद्रोह से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, वो समाप्त हो गया
विद्रोह के बाद में, और भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भविष्य में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत का शासन किस तरह संचालित किया जाएगा, इस बारे में ब्रिटिश संसद के द्वारा 1858 का एक्ट पारित किया गया। तो भविष्य में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत का शासन किस तरह संचालित किया जाएगा, यानी भारत का जो शासन है उसको किस तरह से चलाया जाएगा, इसके लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक का एक्ट पारित किया गया जिसके 3 मुख्य प्रावधान थे। तो दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह से पहले जो शासन था, उस शासन के बाद में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत का शासन किस तरह से संचालित किया जाएगा, इसके बारे में ब्रिटिश जो संसद है, इस ब्रिटिश संसद के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया जिसे 1858 का एक्ट कहा जाता है दोस्तों, जिसके 3 मुख्य प्रावधान थे। जिसके 3 मुख्य प्रावधान थे वो देखते हैं दोस्तों, कौन कौन से थे। पहला है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया। तो भारत का जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर किसको सौंप दिया गया दोस्तों, ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया। दूसरा जो मुख्य उद्देश्य है, प्रावधान है, वो है भविष्य में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत का शासन किस तरह संचालित किया जाएगा, इस उद्देश्य से ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक नए मंत्री का पद स्थापित किया गया जिसको भारत मंत्री या भारत सचिव कहा गया। तो दोस्तों दूसरा जो प्रावधान है, दूसरे प्रावधान में कि भविष्य में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत का शासन किस तरह चलाया जाएगा, संचालित किया जाएगा, इस उद्देश्य से जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है, इस ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक नए मंत्री का पद स्थापित किया गया था जिसको भारत मंत्री या भारत सचिव कहा गया। तो दूसरे प्रावधान में ये बात दे रखी है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला भारत मंत्री चार्ल्स वुड था। तो दोस्तों पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भारत का जो पहला यानी प्रथम भारत मंत्री कौन था, तो भारत का पहला भारत मंत्री चार्ल्स वुड था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत मंत्री की मदद के लिए इंग्लैंड में भारत परिषद का गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में गवर्नर जनरल का पद जारी रखा गया किंतु अब भविष्य में गवर्नर जनरल ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत का शासन को संचालित करेगा। इसलिए अब गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा जाएगा। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो गवर्नर जनरल है उसको अन्य किस नाम से कहा जाएगा, तो वायसराय भी कहा जाएगा। कि भारत में जो गवर्नर जनरल का पद है उसको तो जारी रखा जाएगा किंतु भविष्य में जो गवर्नर जनरल का ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में जो भारत का शासन संचालित करेगा, उसमें अब ब्रिटिश जो जनरल है उसको वायसराय भी कहा जाएगा। नेक्स्ट है, और उस समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त था। तो दोस्तों उस समय जो लॉर्ड कैनिंग है वो गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त था, इसलिए लॉर्ड कैनिंग को ही ब्रिटिश भारत का वायसराय माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट है
दूसरा परिणाम देखते हैं दोस्तों। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति का परित्याग कर दिया गया और इस उद्देश्य से इंग्लैंड की तत्कालीन शासक महारानी विक्टोरिया, तो दोस्तों उस समय इंग्लैंड की तत्कालीन शासक कौन थी? महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक घोषणा की गई थी जिसे 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों तत्कालीन शासक जो थी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक घोषणा की गई, उस घोषणा को 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा के नाम से जाना जाता है। तीसरा परिणाम देखते हैं। इस विद्रोह के बाद भविष्य में इस प्रकार के विद्रोह की पुनरावृत्ति न हो, इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया और इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार के द्वारा पील के नेतृत्व में पील सैनिक आयोग का गठन किया गया। तो दोस्तों तीसरा जो परिणाम है, तीसरे परिणाम की बात करें तो ये जो विद्रोह है, इस विद्रोह के बाद भविष्य में विद्रोह की पुनरावृत्ति न हो, यानी ऐसा विद्रोह न हो दोबारा, इसलिए इस उद्देश्य से जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया और इस उद्देश्य से जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पील के नेतृत्व में पील सैनिक आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसके सुझावों के आधार पर ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई और अंग्रेज सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। तो दोस्तों ब्रिटिश भारतीय सेना में जो भारतीय सैनिक हैं, भारतीय सैनिकों की जो संख्या है उसको तो कम कर दिया गया और अंग्रेज सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। नेक्स्ट देखते हैं। सेना में रेजिमेंट का गठन जातीय या क्षेत्रीय आधार पर किया गया, जैसे राजपूत रेजिमेंट, ये जातीय आधार पर है दोस्तों, मराठा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट आदि जो रेजिमेंट है उनका गठन किया गया। चतुर्थ परिणाम में देखते हैं। चतुर्थ परिणाम ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रशासन में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की नीति का अनुसरण किया गया, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रशासन में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की नीति का अनुसरण किया गया। यानी जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार जो प्रशासन है, उस प्रशासन में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करेगी, इस नीति का उन्होंने क्या किया दोस्तों? अनुसरण किया। तो दोस्तों ये मैंने महत्वपूर्ण जो इतिहासकार है उनके बारे में, उनकी जो पुस्तक है उनके बारे में, और किस इतिहासकार ने विद्रोह जो था उसको सैनिक विद्रोह माना है या फिर स्वतंत्रता संग्राम माना है या फिर सैनिक विद्रोह माना है, तो इस प्रकार से मैंने स्वरूप को बताया और इसके जो परिणाम क्या रहे वो परिणाम को मैंने बताया है दोस्तों। ये दोस्तों आपको शायद गाइडों में नहीं मिलेगा, तो दोस्तों दोनों वीडियो को पूरा देखें और आपका जो 1857 का विद्रोह का जो टॉपिक है दोस्तों उसको क्लियर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।